गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और मैं इस चैनल में जो भी अपनी वीडियो लाऊंगी उनमें भी आपका हिंदी का सिलेबस जल्दी जल्दी करवाती जाऊंगी। तो बच्चों, आज हम अपना 15 लेसन कंप्लीट करेंगे। इसके हमने आपको व्याख्याएं पढ़ा दी हैं अपने लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी जल्दी जल्दी रीड करवा देती हूँ। तो लेसन का नाम तो आपको पता ही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके दो पार्ट हैं, एक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके जो लेखक हैं वो हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला प्रश्न हम इसका देख लेते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता है? पाठ के से उदाहरण देकर समझाइए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप न मानने के पीछे निम्न तर्क थे। सबसे पहला, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देती है। जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पैसा जो होता है, जो काम धंधा होता है, वो सब उनका निर्धारित कर दिया जाता था। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका जो काम है, पेशा है, वो बदलने की स्वतंत्रता उनको नहीं दी जाती थी। प्रश्न नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? उत्तर, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण बनने के पीछे प्रमुख वजह है मनुष्य को रुचि व क्षमता के अनुसार पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। पैतृक पेशा में भले ही वह पारंगत ना हो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में काम करने वाले का ना दिल लगता था ना दिमाग। दुर्भावना से ग्रसित होकर विवशतावश काम चलाऊ काम करता है, जिसकी परिणति बेरोजगारी या भुखमरी के रूप में आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? उत्तर, अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होने का अर्थ उसे दासता से जकड़कर रखना है। दासता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है, यह वह स्थिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसमें कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। फोर्थ नंबर का भी देख लेते हैं। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? उत्तर, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना है तो समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं, अन्यथा उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ वाले लोग बाजी मार जाएंगे। अतः राजनीतिज्ञों को भी जनता के साथ व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5। सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन
चाहा है जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर देख लेते हैं इसका। सही में अम्बेडकर ने भावात्मक समता की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियां और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों की क्षमता के मूल्यांकन का मापदंड समान होने से ही मूल्यांकन सही हो सकता है। यह तभी संभव है जब सभी लोगों को जाति भेद से रहित होकर समान जीवन सुविधाएं एवं भौतिक स्थितियां उपलब्ध कराई जाएं। सभी को क्षमता प्रदर्शन का समान अवसर और प्रशिक्षण का समान अवसर प्रदान किया जाए। 6 नंबर का देख लेते हैं। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृत्वता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृत्वता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? उत्तर देखते हैं। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक है भ्रातृत्वता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को अलग से उल्लेखित नहीं किया है, किंतु समाज का निर्माण केवल पुरुषों से नहीं बल्कि स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर होता है, अतः स्त्रियों को सम्मिलित होना स्वाभाविक है। भ्रातृत्वता शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भाईचारा होता है। इसके लिए प्रचलित शब्द भाईचारा उपयुक्त है। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्वता का महत्व स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर आदर्श समाज के लिए सब लोगों में भ्रातृत्वता अर्थात भाईचारा आवश्यक मानते हैं। भाईचारे का अर्थ है समाज में इतनी गतिमयता होनी चाहिए कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी प्रकार का परिवर्तन चाहता है तो वह बड़ी सुगमता से पूरे समाज में पहुंच जाए। लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह आपस में घुले मिले होने चाहिए। उनके जीवन में संपर्क और संबंध के अवसर अबाध होने चाहिए, तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। इसका नेक्स्ट दूसरे नंबर का भी हम प्रश्न देख लेते हैं। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति विभाजन, सबसे पहला है, जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। दूसरा, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। तीसरा, जाति विभाजन में श्रम विभाजन या पेशे चुनने की छूट नहीं होती है, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। चौथा, जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती है, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने आदर्श समाज की स्थापना के लिए जन्मजात समानता का विचार दिया है। वे चाहते हैं कि श्रम का विभाजन जन्म और जाति पर ना होकर रुचि के अनुसार होना चाहिए। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। अभी तो कुछ लोग स्वयं को जन्म से ही ऊंचा मानते हैं और कुछ लोग स्वयं को नीचा मानते हैं। इससे जाति प्रथा बढ़ती है और समाज में असमानता बढ़ती है। यदि सबको अपनी रुचि के अनुसार काम चुनने का अवसर मिलेगा तो उन्हें सबसे बराबर का सम्मान मिलेगा। ऐसा समाज सुखी और संतुष्ट होगा। 4 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अधिकतम कार्यकुशलता किस प्रकार पैदा की जा सकती है? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार मनुष्य की कार्यकुशलता को अधिकतम तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि उसे यथासंभव समान अवसर और समान व्यवहार दिया जा सके। 5 नंबर का प्रश्न, जन्मजात धंधों में लगे श्रमिक
कार्यकुशल क्यों नहीं बन पाते हैं? जिन लोगों को जाति प्रथा के कारण जबरदस्ती अपना काम धंधा अपनाना पड़ता है वे कार्यकुशल नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि वे कार्य रुचिपूर्वक ना करके मजबूरी बस करते हैं। जबरदस्ती किए जाने के कारण वे दुर्भावनाग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे कार्य को करने की बजाय टालते रहते हैं। उनका काम में दिल दिमाग नहीं लगता है, इसलिए वे अपनी क्षमता से बहुत कम काम निकाल पाते हैं। 6 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर किस आधार पर असमान व्यवहार को उचित मानते हैं और क्यों? डॉक्टर अंबेडकर असमान प्रयत्न के आधार पर असमान व्यवहार को उचित मानते हैं। उनका आशय है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कम प्रयत्न करता है तो उसे कम सम्मान मिलना चाहिए, यदि अधिक प्रयत्न करता है तो उसे अधिक सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार का प्रोत्साहन या दंड उचित है, इससे मनुष्य को अपनी क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिलता है। 7 नंबर का प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर आदर्श समाज के 3 विशिष्ट गुण लिखिए। इसके 3 विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बहुविध हितों की धारणा। नंबर 2, गतिशीलता का समावेश। नंबर 3, हर वर्ग को पर्याप्त साधन और अवसर मिलना। 8 नंबर का लास्ट प्रश्न है, मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर निर्भर करती है निम्नलिखित। नंबर 1, शारीरिक वंश परंपरा। नंबर 2, सामाजिक उत्तराधिकार। नंबर 3, मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो बच्चों, आज हमने ये लेसन भी समाप्त कर दिया है, फिनिश हो गया है। इसकी व्याख्याएं भी हो गई हैं, इसके आज प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा बच्चों। एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, टेक केयर।